किसी भी सीजन में आप इसको लेके चले जाइए, मार्केट में अच्छी खासी डिमांड इसकी देखी जाती है। जो किसान भाइयों ने अगेती खेती कर रखी है वो फसल आनी मार्केट में बंद हो जाएगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक ऐसी सब्जी फसल के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लगाने का बिल्कुल सही समय अब आ चुका है और अब आप इस फसल को ओपन फील्ड में लगा सकते हैं। आने वाले दिनों में काफ़ी जोरदार मंडी भाव इस फसल से आपको मिलेंगे। करीब 40, 45, 50 रुपए तक के भाव आपको इसके मिल जाएंगे। होलसेल मंडी भाव काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे और उत्पादन भी अब लगाने पर इस फसल से काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा और इस फसल को बिल्कुल कम खर्चे में आप आने वाले दिनों में लगा पाएंगे। मतलब क्रॉप कवर वगैरह आपको नहीं लगाना पड़ेगा, यानी कि कम समय में भी आपको ये उत्पादन देगी। मतलब 45-50 दिन में ये आपकी फसल आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी और इस सीजन में लगाने पर इस फसल में कोई रोग बीमारियां भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों इस फसल के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन सी फसल है, किस तारीख तक आपको लगानी है और कौन कौन सी टॉप वैरायटियों का आपको इसके लिए चयन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन इस फसल से आप किस तरह से निकाल सकते हैं। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे अंत तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को यार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। देखिए दोस्तों इस फसल के लगाने के सही तरीके की बात करें, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन इस समय पे आप किस तरह से निकाल सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक हल्का सा पलेवा कर लेना है और पलेवा करने के बाद में उसमें आपको सबसे पहले डालनी है 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद। अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद इसमें आपको डालनी है। कच्चा गोबर अगर आप डाल देंगे तो फसल में जड़ से संबंधित बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए रोग बीमारियों से आपकी फसल दूर रहे और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सके, इसके लिए सड़ी हुई कंपोस्ट खाद आपको इसमें इस्तेमाल करनी है, कम से कम 3 से 4 ट्राली। उसके बाद में डीएपी खाद की बात करें तो कम से कम 50 केजी 1 एकड़ में डीएपी खाद आपको इस्तेमाल करनी है और लगभग 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको लेना है और 25 केजी यूरिया खाद और 500 ग्राम कार्बनडाजिम फंगीसाइड। आखिरी कल्टीवेशन से पहले ये आपको डालने हैं, लेकिन गोबर की खाद है ना वो आपको सबसे पहले डालनी है। जो रासायनिक खाद उर्वरक बताए हैं वो आपको बाद में डालने हैं। सबसे पहले पलेवा होने के बाद में हल्का पलेवा करना है, ज़्यादा मतलब सिंचाई नहीं करनी है। केवल अगर फव्वारा इरिगेशन से सिंचाई कर रहे हैं तो केवल 1.5-2 घंटे आप चला दीजिए। उसके बाद में गोबर की खाद डाल दीजिए और उसके बाद में 2-1 दिन जमीन को पड़ा रहने दें। जैसे मतलब सिंचाई होने के बाद में क्या होगा, उसमें खरपतवार वगैरह फूट आएंगे और ऊपर से जब मिट्टी 1-2 इंच तक सूख जाए उसके बाद आपको जमीन की तैयारियां शुरू करनी है। इस तरीके से अगर आप जमीन की तैयारियां शुरू करेंगे तो उत्पादन देखना ज्यादा मिलेगा आपको, मतलब 1.5 से 2 गुना तक एक्स्ट्रा उत्पादन मिलेगा और जड़ से संबंधित बीमारियां आपको कम से कम देखने को मिलेंगे और जड़ों का फैलाव भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। देखिए तैयारियां आप सूखी मिट्टी में भी कर सकते हैं, लेकिन सूखी मिट्टी इस समय पे अगर सिंचाई वगैरह पहले नहीं हुई है, काफी दिनों से जमीन पड़ी हुई है तो जमीन काफी हार्ड हो जाती है। तो उसमें अगर सूखी मिट्टी में कल्टीवेशन करेंगे तो एक तो कल्टीवेशन गहराई तक नहीं होगा और दूसरी बात अगर होगा तो उसमें मिट्टी के टीले निकल आएंगे जो कि बाद में जाके आपको काफी ज्यादा परेशान कर सकते हैं। इसलिए हम हल्की सी सिंचाई कर रहे हैं उसमें। उसके बाद में दूसरा, इसमें जो खरपतवार वगैरह है वो भी बीज नष्ट हो जाएगा। मतलब जो खरपतवारों के बीज पड़े हैं जमीन में वो भी निकल आएंगे। 2-3 दिन तक जमीन पड़ी रहेगी। उसके बाद में 3-4 दिन हमें कल्टीवेशन में लग जाएंगे। तो कहने का मतलब 8-10 दिन में मतलब टोटल आपके जो जितने भी खरपतवारों के बीज है, सर्दियों वाले और गर्मियों वाले, बाद में जाके मतलब जब तक आप लगाएंगे तब तक टेम्परेचर भी बढ़ जाएंगे तो कुछ गर्मियों वाले खरपतवार भी उस समय पे परेशान करते हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में आपको जमीन की तैयारियां शुरू करनी है। 2 कल्टीवेशन निकाल देने हैं। गोबर की खाद डालने के बाद में एक रोटावेटर से निकाल दीजिए ताकि गोबर की खाद अच्छे से जमीन के अंदर मिक्स हो जाए। फिर जमीन को 2 से 3 दिन तक मतलब पड़ा रहने दे। उसके बाद ऊपर से फिर से जमीन 1-2 इंच तक सूख जाए। उसके बाद में एक कल्टीवेशन निकाल के और फिर से जमीन को 3-4 दिन के लिए फ्री छोड़ दें ताकि जमीन अच्छी तरीके से भुरभुरी हो जाए। सुनिश्चित कर ले जमीन में मिट्टी वगैरह की डलियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह से जमीन एकदम भुरभुरी हो जानी चाहिए। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन आप हेरो से निकाल सकते हैं या कल्टीवेटर से निकाल सकते हैं। कल्टीवेटर से निकाल रहे हैं तो थोड़ा स्पीड में निकाल दीजिएगा ताकि मिट्टी फिर से अच्छे तरीके से खुल जाए। उसके बाद में आपको बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू करना है। 5-5 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। बेड की चौड़ाई करीब 3 फीट होनी चाहिए और बेड की ऊंचाई जो है वो कम से कम आधे से 1 फीट तक होनी चाहिए। बेड की ऊंचाई आप जितनी ज्यादा रखेंगे
जड़ों का फैलाव उतना ही अच्छा होगा और बाद में जाके जल भराव जैसी समस्याएं आपको देखने को ना मिलेगी, क्योंकि कुछ एक एरिया में बारिश वगैरह भी होती है बाद में, और अगर आप बाद में सिंचाई वगैरह भी करते हैं तो प्लांट तक पानी कम पहुंचे, मतलब नालियां बनाकर जो किसान भाई सिंचाई करते हैं, ज़्यादातर किसान भाई नालियां बना के भी इसकी खेती करते हैं, मतलब ड्रिप इरिगेशन जिनके पास नहीं है, नालियां बनाकर अगर आप खेती कर रहे हैं तो बेड की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा रखेंगे तो पानी आपका नीचे रह जाएगा और पूरे प्लांट को उतना ही पानी मिलेगा जितनी मात्रा में उसको ज़रूरत है, यानी कि ओवर वाटरिंग नहीं होगी इससे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें और जड़ों का फैलाव भी काफ़ी अच्छा होगा। तो आधे से 1 फीट ऊंचाई रखें बेड की। उसके बाद में प्लास्टिक मल्च की बात करें तो देखिए प्लास्टिक मल्च भी इस फसल में लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो 20 से 21 माइक्रोन की आप प्लास्टिक मल्च लगाएं। प्लास्टिक मल्च बिछाने के बाद में दोस्तों वहां पर आपको इस समय पे लगाना है 56 टिंडा। आप में से काफ़ी किसान भाई कमेंट वगैरह भी कर रहे थे कि कब तक इसकी बुआई आपको करनी चाहिए ओपन फील्ड में, खास तौर से कम खर्चा इसीलिए होगा आपका क्योंकि अगर अगेती खेती करते हैं तो आपको 56 टिंडे में भी, क्योंकि पाले वगैरह पड़ते हैं तो उस समय पे क्रॉप कवर वगैरह हमें लगाना पड़ता है, लेकिन अब अगर आप इसको लगाते हैं तो इसमें क्रॉप कवर का आपका जो खर्चा है वो भी बच जाता है। और इस समय पे जो किसान भाई 56 टिंडा लगाते हैं, देखिए रोग बीमारियां आपको, रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भले ही आपको देखने को मिले लेकिन उसमें वायरस जैसी समस्या आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी, मतलब ज़्यादा रोग बीमारियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी बजाय अगेती फसल के। यानी कि जो किसान भाई इसकी अक्टूबर सितंबर में इसकी खेती करते हैं तो उस समय पे वायरस जैसी समस्याएं किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं। लेकिन इस माह में लगाते हैं, अगर आप जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फिर फरवरी माह में भी अगर आप 56 टिंडे की बुआई करते हैं तो इससे वायरस वगैरह का समस्या आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगी, कम से कम देखने को मिलेंगी। हालांकि स्प्रे आपको लेने पड़ेंगे हर 8 से 10 दिन के अंतराल में। 56 टिंडा एक ऐसी फसल है जिसमें 8 से 10 दिन के अंतराल में इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है रस चूसने वाले कीटों के लिए। लेकिन वायरस से कई बार किसान भाइयों की पूरी फसल चौपट हो जाती है या उत्पादन काफी डाउन हो जाता है, वो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान भाई इस समय पे आसानी से जो है जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फिर फरवरी माह में आप इसकी खेती कर सकते हैं। और इसको अगर आप फरवरी में लगा रहे हैं तो 15 फरवरी से पहले देखिए आप इसको लगा लीजिए। बाद में अगर आप लगाएंगे तो फिर उतना उत्पादन आपको इससे नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा दिनों तक उत्पादन लेना है और ज़्यादा मंडी भाव अगर आपको इसके लेना है तो आप इसकी खेती 15 फरवरी से पहले कर सकते हैं। और भावों की बात करें, देखिए भाव इसके 40, 45 या 50 रुपए तक आपको आसानी से मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई इसकी जो खेती है सितंबर अक्टूबर माह में करते हैं। कुछ एक किसान भाई नवंबर माह में भी इसको लगाते हैं, लेकिन नवंबर में भी कम किसान भाई लगाते हैं। हालांकि अगर लगा भी रखा आपके एरिया में, नवंबर में ज़्यादा किसान भाइयों ने भी लगाया है, तो जब तक आपकी फसल तैयार होगी उस समय पर जो किसान भाइयों ने अगेती खेती कर रखी है वो फसल आनी मार्केट में बंद हो जाएगी। इस वजह से आपको जो इसके रेट है ना वो काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे, काफ़ी अच्छे रेट मिल जाएंगे। मतलब एकदम एवरेज मंडी भाव बताया मैंने, कोई ज़्यादा नहीं बताया है। 40-45 रुपए के आसानी से मंडी भाव मिल सकते हैं आने वाले इस सीजन में आपको। और उत्पादन भी इससे काफ़ी ज़ोरदार मिलता है और मार्केट में डिमांड इसकी काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है। किसी भी सीजन में आप इसको लेके चले जाइए, मार्केट में अच्छी खासी डिमांड इसकी देखी जाती है। और जब इसकी मंडियों में आवक बहुत ज़्यादा होती है ना, जिस समय पे मतलब सीजन की बात करें उस समय भी 20-25 रुपए के रेट आसानी से मिलते रहते हैं। किसान भाइयों को 56 टिंडे के 20-25 रुपए के रेट भी मिल जाते हैं, तब भी अच्छी कमाई इससे की जा सकती है। बस ध्यान आपको क्या रखना है, एक तो रस चूसने वाले कीटों से आपको बचाना है फसल को। इसके लिए आप ब्लू और येलो स्टिकी ट्रैप आती हैं वो आप अपनी पूरी फसल में लगा दीजिएगा। 20-25 येलो स्टिकी ट्रैप लगा दीजिए, ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं। उसके बाद में फ्रूट फ्लाई ट्रैप आप लगा दीजिए। फ्रूट फ्लाई का प्रकोप भी फ्रूटिंग स्टेज में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वो भी आप लगा दीजिए। जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में आ जाए उसी समय पे फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दीजिए। और जब आपकी फसल 10 से 15 दिन की अवस्था में आती है या शुरुआत में आप जो है ब्लू और स्टिकी ट्रैप तो आपको शुरुआत में ही लगा देना है। जैसे आपकी फसल ग्रोइंग स्टेज में आए उसी समय पर आपको लगा देनी है, क्योंकि रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप किस अवस्था में जाए कोई पता नहीं, मतलब शुरुआत में भी आपको देखने को मिल सकता है और माहू का प्रकोप पक्का देखने को मिलेगा आपको। तो जैसे ही आपकी फसल 10 से 15 दिन की हो जाए उसी समय पे एक हल्का सा 17.8 में एमिडाक्लोप्रिड आती है वो आप स्प्रे में ले लेना है। उसके बाद में जैसे जैसे फसल बड़ी होती है वैसे वैसे इंसेक्टिसाइड का बदल के आपको इस्तेमाल करना है। और बाद में फ्रूटिंग स्टेज में जब आ जाती है उस स्टेज में इसमें फ्रूट फ्लाई का प्रकोप हो जाता है, तो उस समय पे फ्रूट फ्लाई के लिए आपको बायर का सोलोमोन ले लेना है। उसके बाद में आपको रस चूसने वाले कीटों के लिए अलग से स्प्रे नहीं लेना पड़ेगा। इसी से आपके रस चूसने वाले कीट जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे और इसी से आपकी फ्रूट फ्लाई कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन फ्रूट फ्लाई ट्रैप अगर आप लगा देंगे तो स्प्रे आपको कम से कम लेने पड़ेंगे। ये सावधानियां आपको थोड़ी सी जरूर
रखनी पड़ेंगी। बाकी 56 टिंडे की खेती करके भी इस समय किसान भाई काफी अच्छी कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। दोस्तों 56 टिंडे की अच्छी वैरायटी की बात करें तो आप जो है पाहुजा कंपनी की डॉन 17 के नाम से एक वैरायटी आती है, ऑनलाइन परचेज कर लीजिएगा, हर क्षेत्र में ये मिल जाती है, तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी आप अपने क्षेत्र में देख लीजिएगा कौन सी वैरायटियां ज्यादा चलती है, उस हिसाब से आप इसकी वैरायटियों का सिलेक्शन आने वाले दिनों में कर सकते हैं और 56 टिंडे की फसल से अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।